बियॉन्ड मेंटल इलनेस जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, लेकिन उसका फोकस जो है वो माइंड का जो है वो चेंज हो जाएगा, या जो बिहेवियर का जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे फील्ड जो है वो साइकोलॉजी की चेंज होगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं आयो साइकोलॉजी। और आयो साइकोलॉजी इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस, ठीक है। वर्क प्लेस पे आयो साइकोलॉजिस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी में बात करें तो टीचर्स का जो है वो उनकी स्टडी कर सकता है कि वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो है वो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, या किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। या एक और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोक है, वहां पर ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हायरिंग और रिक्रूटमेंट जो है वो कैसे अप्रोप्रिएटली की जा सकती है। अच्छा देखते हैं कुछ इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस फील्ड डील्स विद सच इश्यूज एज हायरिंग द राइट पर्सन फॉर अ जॉब, ठीक है, training people for jobs, developing work teams, determining salaries and bonuses, providing feedback to workers about their performance, planning an organizational structure and organizing the workplace so that workers will be productive and satisfied, ठीक है। तो एट द एंड बेटे जो इनका मेन फोकस होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, उनको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, जो डिक्लाइन कर रहे हैं परफॉर्मेंस को उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। बेसिक जो कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशनल आईओ साइकोलॉजिस्ट का वो ये है, ठीक है। IO psychologists attend to both the individual workers and organization too, including the impact of economic conditions and government regulations. अच्छा यहाँ पर बेटे एक एग्जांपल दी गई है आयो साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। रीडिंग करेंगे तो ही हमें वैसे समझ आ जाएगी, लेकिन रीडिंग तो बहरहाल हमें करनी पड़ेगी। तो रीडिंग बेटे कौन करेगा? रीडिंग बेटे कौन करेगा? चलें देखते हैं जरा क्लास में कौन पढ़ रहा है। मैम मैं कर लेती हूँ। ठीक है, ओके करें बेटे। मैम फ्रॉम हियर्स एन एग्जाम्पल। जी बेटे यहाँ से। Here's an example of a concern for industrial organizational psychologists, Campion and Thayer, 1989. A company that manufactures complex electronic equipment needed to publish reference and repair manuals for its products. The engineers who designed the devices did not want to spend their time writing the manuals, and none of them were skilled writers anyway. So the company hired a technical writer to prepare the manuals. After a year, she received an unsatisfactory performance rating because the manuals she wrote contained too many technical errors. She countered that when asked various engineers in the company to check her manuals or to explain technical details to her, they were always too busy. She found her job complicated and frustrating. Her office was badly lit, noisy, and overheated, and her chair was uncomfortable. Whenever she mentioned these problems, she was told that she complained too much. In a situation such as this, an industrial and organizational psychologist helps the company evaluate its options. One solution would be to fire her and hire an expert on electrical engineering who is also an outstanding writer who tolerates a badly lit, noisy, overheated, and uncomfortable office. However, if the company cannot find or afford such a person, then it needs to improve the working conditions and provide the current employee with more training and help. ठीक है, तो यहाँ पर बेटे एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो ऑथर ने हमारे साथ शेयर की है कि क्या एक रोल हो सकता है फॉर एग्जांपल आयो साइकोलॉजिस्ट का। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अ कंपनी हायर्स अ कंटेंट राइटर, ठीक है। और कंटेंट राइटर को इसलिए हायर किया जाता है कंपनी की तरफ से क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं दे डू नॉट हैव इनफ टाइम कि चलें वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन तो कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट राइटिंग के लिए उनके पास टाइम
नहीं है, ठीक है। तो इस काम के लिए फिर कंपनी ऐसा करती है कि कंटेंट राइटर को जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के लिए हायर करती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हम, मेरा ख्याल है कि कंटेंट राइटर के लिए ऐसे पर्सन को प्रेफर करेंगे जिसका मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में हो, ठीक है। तो अब हमने देखें कि जिसका मास्टर्स इंग्लिश में, उसको हायर तो कर लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जहाँ पर इंजीनियर्स कोई प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने जो रिपोर्ट लिखनी है वो इस खास प्रोडक्ट के बारे में लिखनी है, ठीक है। तो उस खास प्रोडक्ट के बारे में लिखनी है तो उसको फिर इंजीनियरिंग का सके। तो चूंकि कंटेंट राइटर के पास वो नॉलेज नहीं था, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उसकी कोई परफॉर्मेंस, बहुत उसकी अच्छी रेटिंग नहीं की गई, ठीक है। तो हेयर आयो साइकोलॉजिस्ट जो है कैन आइडेंटिफाई द इशू एंड हेल्प आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद प्रपोजिंग डिफरेंट ऑप्शंस टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। और इस केस में आयो साइकोलॉजिस्ट जो है उसने दो ऑप्शंस जो है वो कंपनी के सामने रखे हैं परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। नंबर वन ये है कि आप या तो इस एम्प्लॉय को फायर करें और इसकी जगह कोई ऐसी आप हायरिंग करें जो कि जिसका नॉलेज एक तो कंटेंट राइटर को लेके बेहतर हो, कंटेंट राइटिंग को लेके बेहतर हो, और दूसरा जो है वो उसका नॉलेज इंजीनियरिंग के फील्ड में भी हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप डेफिनेटली ऐसा एम्प्लॉय हायर करेंगे तो आपको ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा क्योंकि वो दो फील्ड्स में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आपके कुछ इश्यूज हैं, आप अच्छा पे नहीं कर सकते और करंटली आप न्यू हायरिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर यही है कि आप जो अभी आपके पास करंट एम्प्लॉय है उसी को ट्रेन करें, ठीक है। उसी की जो है वो एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कि आपने इसको कुछ अर्सा के लिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझानी है, और दूसरा उसके जो इश्यूज उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि बैटरी रीट इन्वायरमेंट है, नॉइजी है, ओवर हीटेड है, चेयर उसकी कंफर्टेबल नहीं है, इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करें तो आप उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स और वन ऑफ द रोल जो कि आयो साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर उसने दोनों लेवल्स पे एड्रेस किया है, इंडिविजुअल लेवल पे भी एड्रेस किया है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी उसने प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी, और ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी इज बेसिकली अबाउट के आपने जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करनी है इंजीनियरिंग के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, दे शुड बी डिज़ाइन सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकी कि वो इजी टू यूज़ हो और सेफ टू यूज़ हो, ठीक है, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रीडिंग भी करके देख लेते हैं। जो इसका मेन क्रस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी की फील्ड में जो प्रोडक्ट्स डिजाइन की जाती हैं, दे शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकी सो दैट दे कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, दैट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली और सेफली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एफिशिएंटली और सेफली कौन सी प्रोडक्ट्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे हो सकती हैं। Learning to operate our increasingly complex machinery is one of the struggle of modern life. Sometimes the consequences are serious. Imagine an airplane pilot who intends to lower the landing gear and instead raises the wing flaps, or a worker in a nuclear power plant who fails to notice a warning signal. ठीक है? A type of psychologist known as human factor specialist or ergonomist attempts to facilitate the operation of machinery so that ordinary people can use it efficiently and safely। मतलब आपने जो मशीनरी डिवाइस की है उसको ऑपरेट करना जो है वो ह्यूमन साइकी के मुताबिक हो, ताकि उसको एफिशिएंटली यूज किया जा सके और सेफली यूज किया जा सके। ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट फर्स्ट वर्क इन मिलिट्री सेटिंग्स, ठीक है। मिलिट्री सेटिंग्स में पहले ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इनकी हायरिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जो ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट सून अप्लाइड देयर एक्सपर्टीज टू द डिजाइन ऑफ एवरीडे डिवाइसेस such as cameras, computers, microwave ovens, and cell phones. The field combines features of psychology, engineering, and computer science. It's a growing field with many jobs available. तो बेसिकली जिस तरह बेटे फोरेंसिक साइकोलॉजी में हमने देखा ना कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लॉ, इसी तरह से बेटे जो ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी है या इकोनॉमिक है, वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटे तो डेफिनेटली ये भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ही और इंडिविजुअल लेवल पे भी यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट।
मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेटे, ये मिलिट्री में 3 तरह के साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आईओ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और आईओ साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे विल हेल्प आउट एट द टाइम ऑफ हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि कौन इंडिविजुअल जो है या जो कौन कैंडिडेट आपके पास आया है, उनमें से कौन एक सूटेबल जो है वो आपकी फोर्सेस के लिए हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो क्लिनिकल और काउंसलिंग है वो स्ट्रेसेस जो होते हैं डिफरेंट पर्सोनल्स के, उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनके बहुत से स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं पर्सोनल्स के, उनको जो है वो एड्रेस करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो रीडिंग आप लोग कहते हैं तो कर लेते हैं, अगर नहीं जरूरत तो नहीं करते, बता दें आप लोग। नो मैम, एग्जाम मैम साथ पहले साथ। बेहतर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटे स्कूल साइकोलॉजी, और डेफिनेटली अगेन एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की जो जो फील्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल में डेफिनेटली जो एक मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स की बेटे नीड्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर उनकी जो है वो प्लान बनाना कि उनकी नीड्स अगर हैं तो उनको हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट बेटे 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टली खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वो टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि आपने इस प्लान को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है थ्रू स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और इसमें फिर वो टीचर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और समटाइम्स पेरेंट्स को भी अगर ज़रूरत हो तो, सही है। उसके बाद है रिसर्च और ट्रेनिंग सॉरी टीचिंग के एरियाज। जैसे मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग और रिसर्च की है। आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ और रिसर्च की फील्ड में भी अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हो, वो टीचिंग और रिसर्च में भी अपनी सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो एरियाज हैं टीचिंग और रिसर्च के। जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बेटे ही और शी विल स्टडी हाउ बिहेवियर चेंजेस विद एज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी की कैपेसिटी जो है या जो पैटर्न्स हैं वो 4 साल की एज में जो होंगे वो इंटायरली डिफरेंट होंगे उन पैटर्न से जो कि हमारे 60 इयर्स की एज में जाके हो जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली हमारी मेमोरी को इतनी फिर स्ट्रांग भी नहीं रहेगी 60 की एज में जाके जितनी कि अभी है, या आज से कुछ अर्सा पहले थी, या अभी थोड़ी देर रहेगी, उतनी स्ट्रांग हमारी मेमोरी नहीं रहेगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेमोरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, या फॉरगेटफुलनेस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। ओवर द टाइम पीरियड ऐसी कौन सी चेंजेस आई एनवायरमेंटली भी और विद इन ह्यूमन बीइंग भी, ऐसे कौन से चेंजेस थे या ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कि इस मेमोरी डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओवर द टाइम पीरियड हमारा बेटे कोई भी बिहेवियर जो है वो सेम नहीं रहता, वी डू चेंज और बिहेवियर्स। तो जो बिहेवियर्स हैं किस तरह से चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, उनको एड्रेस करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, कि ओवर द टाइम पीरियड चेंज क्यों आता है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है कि फूड प्रेफरेंसेस जो है वो हमारी ओवर द टाइम पीरियड चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर 6 से 7 साल का बच्चा है तो वो उन फूड्स को प्रेफर करता है जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किए जाते हैं, जो ज़्यादा कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, दिखने में जो है वो ज़्यादा अच्छे फूड्स लग रहे होते हैं, वो बच्चा प्रेफर करेगा खाने को। लेकिन जैसे जैसे बेटे हम मेच्योर होते चले जाते हैं हमारी फूड प्रेफरेंसेस जो है वो कलर से या प्रेजेंटेशन से जो है वो हट जाती है, और फिर हम थोड़ा रैशनल होकर सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन सा फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो इस वक्त फास्ट फूड पसंद है इस एज में, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो तो आप उनको फास्ट फूड अगर ऑफर करते हो ना तो उनकी बहुत सी लॉजिक्स होती हैं ना खाने की, ठीक है। तो वो लॉजिक्स जो है वो रैशनल लॉजिक्स होती हैं।
आपको तो इस वक्त फास्ट फूड पसंद है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट में अच्छा होता है, ठीक है, उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, और सबसे बढ़ के सोसाइटी, हमारा जो एक पीयर ग्रुप है या जो हमारे फ्रेंड्स का सर्कल है, वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए तो जो फास्ट फूड है वो बहुत अपीलिंग है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो उस तरह से अपीलिंग नहीं, वो चेंज होंगे, ठीक है। तो ये एक चेंज है जो कि ओवर द टाइम पीरियड हम में आता है, हमारी फूड प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत से हमारे बिहेवियर्स हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। और उसके बाद है बेटे लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है। लर्निंग और मोटिवेशन के दोनों के हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद बेटे कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, और कॉग्निशन मींस थॉट एंड नॉलेज। और बेटे अगर आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हमने पढ़ा था कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। और माइंड में हमने कहा था कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम परसीव करते हैं, क्या हमारा जो है वो थॉट्स है किसी चीज को लेके, नॉलेज, ये सारी जो है ये माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज बेसिकली ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, सही है। और ये कोर फील्ड है साइकोलॉजी की, मतलब हमारी जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वही बेसिकली उसका एक पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। और जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी स्किल्स हैं, they are all the concern of cognitive psychology, ठीक है। अच्छा, ये आगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थोड़ी सी आगे उन्होंने अच्छी जो है वो दी हुई है डिस्कशन, ये आप लोग प्लीज पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए कॉग्निटिव साइकोलॉजी को लेके। अच्छा, उसके बाद बेटे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। और फिर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। An evolutionary psychologist tries to explain behavior in terms of evolutionary history of the species, including why evolution might have favored a tendency to act in particular ways. ठीक है, why do people and other animals crave sweets and avoid bitter taste? ठीक है, here the answer is easy. Most sweets are nutritious and almost all bitter substances are poisonous. Ancient animals that are fruits and other sweets survive to become our ancestors, ठीक है। तो ये इस तरह के इश्यूज को जो है वो, या बेसिकली ये रिसर्च की फील्ड है, साइकोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोशल साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत ही वेल एड्रेस्ड और वेल रिसर्च फील्ड है साइकोलॉजी की, वेल स्टडीड फील्ड हम इसको कह सकते हैं साइकोलॉजी में। अच्छा बेटा, सोशल साइकोलॉजी इज अबाउट के हाउ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल, और फिर इन रिटर्न एक पूरा ग्रुप जो है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यू आर स्टूडेंट इन द क्लास, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आप क्लास को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। और इन रिटर्न वो जो ग्रुप है वो आपके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर बिहेवियर जिसकी वजह से आपकी क्लास अफेक्ट होती है ओवर द टाइम पीरियड, जैसे जैसे आपका टाइम जो है वो गुजरता चला जाएगा। और बहुत सी चीजें जो है वो आप अपनी क्लास से सीखेंगे इन 5 सालों में, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी बेसिकली इस चीज को एड्रेस करेगी कि आप कैसे अफेक्ट करते हो और फिर इन रिटर्न ग्रुप जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल पीपल यूजुअली ईट टुगेदर एंड ऑन द एवरेज वी ईट अबाउट ट्वाइस एज मच व्हेन वी आर इन अ लार्ज ग्रुप एज वी डू व्हेन ईटिंग अलोन, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त इसकी एग्जांपल ऑथर ने हमारे साथ शेयर की है कि ईटिंग हमारी जो हैबिट तो नहीं कह सकते, कि हाउ मच वी डू ईट, इस पे इन्फ्लुएंस करता है प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। कोई मतलब हम मिल के खा रहे हैं या हम अकेले खा रहे हैं, मिल के खाएंगे तो रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हम जो है वो 2 गुना खाते हैं जितना कि हम अगर हम अकेले खा रहे होंगे तो
खाएंगे, ठीक है। तो इफ यू इनवाइट गेस्ट टू योर हाउस, you offer them something to eat or drink as a way to strengthen a social relationship. अच्छा, सोशल साइकोलॉजी की कोई और एग्जांपल बेटे आप दे सकते हो जो कि एरिया ऑफ हो सकता है सोशल साइकोलॉजी का? जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इसके अलावा क्या क्या हो सकती है एग्जांपल? मैम जब हम ग्रुप स्टडी या कंबाइंड स्टडी करते हैं तो तब ज्यादा चीजें एक्सप्लोर होती हैं स्टूडेंट्स में, ये एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत से हमारे बिहेवियर जो है ना बेटे हम लर्न करते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, विद द ग्रुप, विद द कम्युनिटी, ठीक है। हमारे बहुत से बिहेवियर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो हमारे बिहेवियर्स हैं ना, दे विल कम अंडर द डोमेन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो कोई आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा बिहेवियर? मैम आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? बेटे सोशल साइकोलॉजी की डोमेन में कौन कौन से बिहेवियर, हमारे ऐसे कौन कौन से बिहेवियर्स हैं जो हम दूसरों की वजह से सीखते हैं, या दूसरों की प्रेजेंस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे बिहेवियर्स, या हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? कोई आप ऐसे बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैम जिस तरह हमारे गुड ट्रेड्स हैं या फिर किसी दूसरे बंदे के गुड ट्रेड्स हैं या बैड ट्रेड्स हैं, अगर हम सारी इसके साथ इंटरेक्शन होगी तो कुछ वो हमें देखा देखी हमारे फॉलो करेगा, कुछ हम उसकी देखा देखी फॉलो करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। बहुत से हमारे यहाँ इस एज के जो बैड हैबिट्स हैं, वो हाँ बिल्कुल दूसरों के साथ जब हम इंटरेक्ट हम कर रहे होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज हाउ कि किस तरह से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या दूसरे जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड देन वी लर्न अ पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटे, हमारा जो हेल्पिंग बिहेवियर है ना वो भी अफेक्ट होता है दूसरों की प्रेजेंस से। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन अ रोड, ठीक है, और आप वहां पर एक एक्सीडेंट देखते हो, सही है। अच्छा, और आप देखते हो कि बहुत से लोग वहां पर जमा भी हैं। अच्छा, दो हम जो है ना इसके सिनेरियो से assume करते हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी बहुत से लोग जमा हैं, और दूसरा ये कि कोई भी वहां पर नहीं है सिवाय आपके, ठीक है। तो उस केस, दोनों केसेस में आपका हेल्पिंग बिहेवियर कैसे चेंज होगा? क्या वो सेम रहेगा? नो मैम। क्या होगा आपका दोनों केसेस में? मैम अगर तो मैं अकेला हूँ तो फिर तो मैं हेल्प करूंगा, अगर अकेला नहीं हूँ तो वहाँ पे पहले ही आप बता रही हैं बहुत सारे लोग हैं और वो हम्म जाहिर बात है उधर इसलिए जमा के उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उधर अगर हम्म मेरी जरूरत हो फिर मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और इसको कहते हैं आप बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, ठीक है। और अगेन दिस इज हाउ के हमारा हेल्पिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है किसी की प्रेजेंस की वजह से या किसी के प्रेजेंट ना होने की वजह से, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ हम आवर बिहेवियर्स जो कि बेटे हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सोसाइटी को, और इन रिटर्न सोसाइटी जो है वो हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड और आजकल की मॉडर्न फील्ड्स में से कंसीडर की जाती है साइकोलॉजी में, कि इट कंपेयर्स द बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। कंपेयरिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर इज अ सेंट्रल टू डिटरमिनिंग व्हाट इज ट्रूली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस एंड व्हाट वेरीज डिपेंडिंग ऑन आवर बैकग्राउंड, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की आपको यहाँ पर तो थोड़ी मुश्किल एग्जांपल्स दी गई हैं। हम थोड़ा सा उसको खुद समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, अक्रॉस द कल्चर जो है वो बिहेवियर किस तरह, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे हमारे बेटे यहाँ पर पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो हैं दे विल प्रेफर कि वो कहीं बाहर जाके सेटल हो जाएं, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत से लोग जाके होते भी हैं सेटल, और वो यहाँ से एक अपना एक खास कल्चर लेके जाते हैं, वहाँ का कल्चर होता है, ठीक है।
और सर्वाइवल के लिए जो है आप कह सकते हैं कि दे हैव टू क्विट समथिंग ओल्ड और देन अडेप्ट समथिंग न्यू, ठीक है। और जो कि उनको जो है वो सरवाइव करने में वहां पर हेल्प आउट कर सके, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो है वो और एग्जांपल क्या हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की हो सकती है जहां पर क्रॉस कल्चरल को जो है वो एड्रेस किया जाता है, डिफरेंसेस को जो है वो एड्रेस किया जाता है, सिमिलैरिटीज पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सके, ठीक है। और हाँ बस यही है, ठीक है। उसके अलावा बेटे अब आप लोग मुझे बताएं कि आपने थोड़ा सा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ब्रीफली हमने उसको जो है वो डिस्कस किया है। तो व्हाट डू यू थिंक, शुड यू मेजर इन साइकोलॉजी और नॉट? साइकोलॉजी को एज अ मेजर आप लेना पसंद करेंगे या ये एक अच्छी ऑप्शन है या नहीं है? मैम फर्स्ट हम्म ऑफ ऑल तो हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो अदर डिग्री अगर करना चाहें तो फिर तो करेंगे। मैं कर रहा हूँ साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, मतलब हम्म। साथ में हाँ आप मतलब हाँ एडिशनल डिग्री लेना चाहेंगे तो बिल्कुल आपकी प्रेफरेंस हो सकती है साइकोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैम मेरे ख्याल से तो अगर मेजर्स के अंदर हमें ऑप्शन दी जाए तो वो दूसरे सब्जेक्ट पे मैटर करता है कि वो किस तरह का है और ये किस तरह का है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैम लॉ में तो हर ठीक है। सब्जेक्ट हाँ पढ़ना लेकिन पड़ता बेटे आप लोगों की है। लॉ आवाजें ना थोड़ी कट कट के आ रही हैं, क्या इंटरनेट में इशू है कोई? फरहान बेटे जरा बोले। मैम मैं कह रहा हूँ कि लॉ में हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट पे ग्रिप स्ट्रांग होना जरूरी है। सो ये भी काफी इन्फ्लुएंस करता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपके बहुत से जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपकी फील्ड में आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी आप 4 सेमेस्टर्स में पढ़ते हो, ठीक है। और भी बहुत से आपके ऐसे होंगे सब्जेक्ट्स। तो हाँ बिल्कुल आप अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए इनमें मास्टर्स कर सकते हो, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी हो गया। मैम तो जरूरी नहीं है कि मास्टर करना चाहिए, कम से कम आपकी ग्रिप, आपको बेसिक आइडियाज तो होना। हाँ बिल्कुल बेसिक आइडियाज बेटे, अच्छा ये बात भी आपने अच्छी की है कि ग्रिप तो हाँ जरूर होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेल करने के लिए। लेकिन पता है आपके पास एडिशनल अगर एक डिग्री होती है ना तो वो आपकी सीवी को थोड़ा इनहेंस कर रही होती है, ठीक है। ग्रिप होना, जब तक कोई आपका इंटरव्यू नहीं करेगा उसको नहीं पता चलेगा कि आपकी ग्रिप है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल डिग्री है तो वो आपकी सीवी पे मेंशन है, तो वो कोई आपसे पूछे बगैर भी उसको ये नॉलेज में होगा कि हाँ भाई इसकी जो ये जो फील्ड है ये भी स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका, मैम ठीक है। लेकिन वो इस पे ट्रस्ट तो नहीं ना करेगा कि इसके पास ये डिग्री है और ये अक्लमंद है और इंटेलिजेंट है। वो तो बात करेगा और उस फील्ड में पूछेगा कि भाई इसमें क्या है, और अगर वो उसमें कुछ बताएगा तो उसको पता चलेगा ना कि वाकई यार हाँ इसमें स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैम एक क्वेश्चन है कि वो आपने बोला था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सो माइंड में आपने बोला है कि वो यानी हमारा किसी चीज के बारे में क्या ख्याल है, तो इसे एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड की एटीट्यूड। डेफिनेशन यही है ना कि आपका परसेप्शन, यानी आप किसी चीज के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिकली आप कुछ डन करते हैं वो आपका बिहेवियर होता है। हाँ तो ये एटीट्यूड के बेटे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको काफी हद तक एटीट्यूड की डेफिनेशन क्लियर है वैसे। इसका एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है और एक इसका जो है वो आई थिंक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है और तीसरा जो है वो इसका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि आप किसी चीज के बारे में क्या राय रखते हैं या किस तरह से परसीव करते हैं एंड देन यू बिहेव अकॉर्डिंगली। तो नहीं
नहीं, ये सारा का सारा बेटे माइंड में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। एटीट्यूड जो है वो आप एक कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जी माइंड इज नॉट इक्वल टू एटीट्यूड, सही है, एक कंपोनेंट जरूर हो सकता है। मैम एटीट्यूड का वैसे भी ताल्लुक जो है वो पर्सनैलिटी से है, बिहेवियरल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। नहीं बेटे, जो ऑब्जर्वेबल है ना वो तो डेफिनेटली बिहेवियरल ही है, और हम ह्यूमन बीइंग जो है वो बिहेवियरल को ही ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो चीज ऑब्जर्वेबल होती है, ठीक है। लेकिन वो बिहेवियर बेटे आ कहाँ से रहा है, वो उस मतलब आप सोचते क्या हो किसी चीज के बारे में, ठीक है, वो वहां से आ रहा है। तो मैम जैसे डेफिनेटली कॉग्निटिव है उसका। जी आपने बताया ना कि एटीट्यूड की भी 3 टाइप्स हैं, क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो एक अलग से एटीट्यूड है, और बेसिक जो एटीट्यूड है कि वो आप किसी चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय रखते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेटे एटीट्यूड की डेफिनेशन के, ठीक है। तो अफेक्टिव मतलब इमोशनली आप उसको जो है किस तरह से इवेलुएट करते हो, और फिर कॉग्निटिव सोचना, और फिर बिहेवियरल कि आप फिर उसके मुताबिक परफॉर्म कैसे करते हो, ठीक है। तो मुबशर बेटे यू आर राइट कि हमारा ज्यादा फोकस जो है वो ऑब्जर्वेबल पे होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल चीज है उसके पीछे जो कार फरमा दूसरे अवामल हैं वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं एटीट्यूड के, सही है। और बेटे कोई क्वेश्चन? मैम पाकिस्तान में इतनी सारी हमने फील्ड्स पढ़ी हैं ये साइकोलॉजी की, पाकिस्तान में किसका स्कोप ज्यादा है? पाकिस्तान में स्कोप जो है, अच्छा बेटे अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर हम पाकिस्तानीज हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी इज जस्ट अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी का मतलब नहीं है, देर आर मैनी अदर फील्ड्स। तो अब जो है ना लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया भी है तकरीबन 2 साल पहले। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अब हायर किए जाते हैं। स्कूल जो थोड़े एलीट क्लास के स्कूल्स हैं ना, वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट को भी हायर कर रहे हैं, वहाँ पर स्कूल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी काउंसलर्स भी अब हायर किए जाते हैं, जो हमारा मेन कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर बाकायदा जो है वो काउंसलिंग और असेसमेंट का सेंटर मौजूद है। आप वहाँ जा सकते हो अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई इशू है, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, या कोई और इशू है मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप वहाँ जा सकते हैं। करियर असेसमेंट, करियर गाइडेंस वहाँ प्रोवाइड की जाती है जो मेन कैंपस में है, असेसमेंट सेंटर जो है। और भी मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटी काउंसलर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा बेटे आयो साइकोलॉजी भी अब जो है ना वो थोड़ी इंट्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में। जैसे मेरी जो सुपरवाइजर हैं उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टी जो है वो आयो साइकोलॉजी है, तो शी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू इंट्रोड्यूस आयो इन पाकिस्तान, के आयो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ना कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज एवरीथिंग, सही है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो कौन आयो सी क्या होती है मैम। आयो बेटे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल, ये अभी तो हमने पढ़ी है। ये एक मिनट, आप बेटे लेट आए हो क्लास में? जी मैम मैं सो रहा था। हाँ तो देखिए ना, फिर इसी बात में आपको नहीं पता, ये आयो साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर का अभी नहीं है एज सच हमारे यहाँ पर स्कोप, ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का है, और इसमें खास तौर पे प्रेफर किया जाता है मेल्स को, ठीक है। तो बहुत से जो हैं मेल साइकोलॉजिस्ट वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर फोर्सेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तीनों फोर्सेस में, ठीक है। और इसके अलावा और किस किस का स्कोप है पाकिस्तान में? कॉग्निटिव का जो है वो ज्यादा उधर ही है, रिसर्च की एरिया में। मैम लर्निंग, हमारा ज्यादा कंसर्न एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ तो फोरेंसिक के साथ है ना, तो हमें मास्टर हाँ की आप क्या जरूरत है, हमारी ग्रिप फोरेंसिक में।
हाँ बिल्कुल, आपका फोरेंसिक पे है और आपको फोरेंसिक की बुक्स भी बहुत सी मिल जाएंगी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजी की पढ़ने के लिए। ऑनलाइन कोई एक आधी बुक आप जो है वो डाउनलोड करें और उसको पढ़ें आप बैठ के साथ साथ। सही है। तो ये अदरवाइज बेटे जो मैंने आपको पढ़ाना है ना वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये मैंने आईटी की क्लास में समझाई थी ये बात कि जो एचईसी ने ये रखा हुआ है ना कोर्स आपका भी और आईटी का भी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है। इसमें मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी एप्लीकेशन भी उसकी बता दी जाए जो जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मेन फोकस होता है ना वो फिर इंट्रोड्यूस करवाने पे होता है कि सब्जेक्ट बेसिकली है क्या। ठीक है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी नहीं है, वो है हाँ मैम, पागल इंट्रोडक्शन। खाने लेके जाए वहां पे जाके ना लोगों से एक्सपेरिमेंट करवाएं। सॉरी बेटे आप क्या कह रहे हो? मेंटल में क्या, मेंटल असाइलम ले जाए हमें ना, तो वहां जाके एक्सपेरिमेंट करवाएं लोगों पे। मेंटल असाइलम ले जाओ, लेकिन बेटे हम नहीं ना जा सकते मेंटल असाइलम क्योंकि हम तो हैं लॉ के स्टूडेंट्स। ठीक है। या करें एप्लीकेशन भी तो करवाओ। लेकिन आजकल तो कहीं भी नहीं जा सकते, मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं जा सकते सिवाय ऑनलाइन क्लासेस के। तो मैम फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कोई सर्वे का कॉन्सेप्ट है? किसमें? ये जो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें सर्वे वगैरह किया जा सकता है? बिल्कुल बेटे किया जा सकता है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप लोग फील्ड में निकल सकते हो और आप मोटिवेटेड भी हो तो हाँ हम जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले डिसाइड करें कि मतलब टीचर मुझे बार बार आपको रिमाइंड ना करवाना पड़े या बार बार मुझे ना कहना पड़े कि आप लोगों ने ये सर्वे करना है और इस तरह से। अगर आप खुद मोटिवेटेड हो तो हाँ जरूर हम इसको जो है वो अपने उसमें प्लान में रख सकते हैं। तो मैम ये हमने सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़नी है ना अब तो जी बेटा ये एक ही सेमेस्टर में है सर। और बेटे? एक ही सेमेस्टर में मैम ये अच्छा। आपकी बात। मैम मेरा वो हाँ सवाल था उस रिसर्च पे। सॉरी बेटे मोहम्मद मुकीम आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैम जो आपने रिसर्च की थी उस पे मैटर के बच्चों पे डिसीजन मेकिंग पे, तो उसका क्या हम्म। मतलब नतीजा निकला था कि किस चीज पे डिसीजन मेकिंग पे किस चीज पे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए? वैसे वो है भी कॉन्फिडेंशियल क्योंकि ये मेरे सुपरवाइजर का प्रोजेक्ट था बेसिकली, तो मैंने उनको असिस्ट किया था इस प्रोजेक्ट में। अम्म, लेकिन कितना आप क्रिटिकली सोचते हो ना किसी चीज को लेके वो आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर भी कर सकती है और डिसीजन मेकिंग बेहतर वीक भी हो सकती है आपकी। ठीक है। तो मैं बताऊंगी आपको थोड़े अरसा में इसको, सही है, डिटेल में। ओके मैम। लेकिन क्योंकि हाँ उनका थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था प्रोजेक्ट तो मैं अभी ना उसको नहीं रिवील करूंगी। सही है। हाँ जी बेटे उसके अलावा मैम जो आपने पहले बात कही थी एक कि अगर हम ग्रुपिंग में हो तो हम खाना ज़्यादा खाते हैं और अगर हम अकेले हो तो खाना थोड़ा खाते हैं, तो हम इसमें एनारोक्सिया नर्वोसिया और बुलिमिया नर्वोसिया का कंसेप्ट ऐड हो सकता है इन दोनों में? नहीं 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 बेटे वो तो डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा हमजा बेटे क्या है जरा क्लास को बताएं क्योंकि बहुत से बच्चों के नॉलेज में ये नहीं होगा। मैम कंफ्यूज है, बस इतना पता है कि एक में डिसऑर्डर ये है कि इंसान ज़्यादा खाता है और एक में कम खाता है, बस ये नहीं पता कि किस में खाता है। दोनों में हाँ डिफरेंस जो इतना क्लियर नहीं। हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना या जो एक प्रिफरेबल चीज है आजकल की सोसाइटी में, वैसे अब थोड़ा सा ना चेंज भी आ रहा है। मैं चेंज की भी बात करूंगी कैसे आ रहा है और मीडिया उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अच्छा बेटे पहले मीडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यू आर फिट, यू आर एक्सेप्टेबल, यू आर अट्रैक्टिव इफ यू आर स्मार्ट। ठीक है ऐसा ही है ना? जी मैम। ऐसा ही है ना, मतलब बहुत हमारा एक बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
हम उसका जीना जो है वो थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, ये कह कह के तुम्हें थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा फिट रहना चाहिए, तुम एक्सरसाइज करो, तुम जिम करो, तुम वॉक करो, ठीक है, थोड़ा खाया काम करो। सही है, मतलब ये ऐसे कमेंट्स हैं जो एक हेल्दी बच्चे को सुनने पड़ते हैं। अब ये जो है वो सारा लर्निंग हमारी कहाँ से हुई थी, ये हमें मीडिया ने सिखाया था। ठीक है, कि मीडिया में जो लोग आते हैं चूंकि वो दिखने में वैसे होते हैं इसलिए और अच्छे भी लगते हैं, तो इसलिए हमने ये सीखा कि अच्छा वही लगेगा जो कि जरा स्मार्ट होगा। ठीक है, तो इससे फिर जो है ना वो एक डिसऑर्डर मतलब इंड्यूस भी हो सकता है और कुछ में वैसे भी हो सकता है, और वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये होता है कि आप बहुत ना खुद को फिट रखने की, स्मार्ट रखने की कोशिश करते हो, और समटाइम्स जब ये डिसऑर्डर बन जाता है ना तो वो लोग जो है वो अंडर वेट हो जाते हैं। ठीक है, ओवर वेट होना तो एक है, चले एक चीज है, लेकिन ये लोग फिर अंडर वेट भी हो जाते हैं, और इतने मतलब हो जाता है कि इनसे फिर इनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जो लेडी डयाना थी उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा था। ठीक है, तो बड़ी स्मार्ट स्लिम सी थी। और अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो बुलिमिया नर्वोसा है ना वो ये होता है कि आप ज्यादा खाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा खाते हो, फिर वॉमिट और पर्जिंग इस तरह से आप मतलब उसको फिर आप वॉमिट आउट भी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो बुलिमिया में ये होता है कि आप ज्यादा खाते हैं, एनोरेक्सिया में आप कम खाते हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो जब एक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वो फिर डिसऑर्डर में फॉल करते हैं, और फिर उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है, उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल को सेव किया जा सके। अच्छा, अब बेटे मैं ये आपको बता रही थी कि अब जो है ना हमारे मीडिया ने थोड़ा सा ये जो अट्रैक्टिव होने का कॉन्सेप्ट है वो चेंज करवा दिया है, और अब ये कहा जाता है कि सिर्फ वही अट्रैक्टिव नहीं है जो कि स्मार्ट है, बल्कि इफ यू आर लुकिंग गुड, तो जैसे भी आपका वेट है और अगर आप हेल्दी हैं तो यू आर अट्रैक्टिव। ठीक है, जैसे आजकल जो है वो ये अब मैं ब्रांड का ही बताती हूँ थोड़ा सा आपको, कि पहले ब्रांड्स की जो मॉडल्स होती थी वो बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट होती थी। ठीक है, लेकिन आज का जो खादी का ब्रांड है उसमें उन्होंने मॉडलिंग के लिए एक थोड़ी सी ना हेल्दी एक लेडी है उसको हायर किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि यू इफ यू आर हेल्दी तो इट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट वेयर अ ब्रांड। अगर आप हेल्दी हैं तो भी आप एक ब्रांड पहन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि वो अपने ब्रांड को जो है वो हर किस्म के लोगों तक जो है वो करें कि अट्रैक्टिव बना के प्रेजेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल हो। लेकिन मीडिया जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है कि अबाउट के हु इज अट्रैक्टिव एंड हु इज नॉट अट्रैक्टिव। तो अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना थोड़ा हेल्दी होने को भी, तो वो भी बेसिकली मीडिया की ही वो उसकी होगी एक, आप कहेंगे कि रोल उसका मीडिया का ही है। ठीक है मैम, हेल्थ का मेयार यहाँ से भी लिया जा सकता है कि जैसे वो जो पहलवान होते हैं वो हर तरह के न्यूट्रिएंट को वो लेते हैं, तो उसके कंपेयर में जो बॉडी बिल्डर हैं वो डाइट करते हैं, स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट हैं वो लेते हैं, प्रोटीन वगैरह, और शुगर को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज को। तो वो फिजिकली देखने में तो लगते हैं कि वो फिट हैं और वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन वो ताकत का मेयार देखा जाए तो वो जो पहलवान है उनमें ताकत ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन इन दोनों में ना बेटे अगर लॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों के पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। ठीक है, हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन जरूर किया जा सकता है, आपकी बात ठीक बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, लेकिन अगर हम ओवरऑल ईटिंग पैटर्न्स को देखें क्या वो हेल्दी हैं या नहीं है, या उनके हैबिट्स में वो हेल्दी हैं या नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों की हेल्दी हैबिट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हेल्थ का, मैम हेल्थ को तो ऐसे ही जज किया जाता है ना जैसे ताकत होती है, कि किसी के पास ज्यादा ताकत है तो उसके पास ज्यादा हेल्थ भी होगी। नहीं नहीं, ये बेटे एक गलत कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। अच्छा, मैंने शायद आईटी की क्लास में ये बात की थी, किसी बच्चे ने पूछा कि मैम क्यों, हम वैसे मैं बताती होती हूँ कि साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हर क्लास में मैं बताती हूँ। तो लेकिन वो बच्चा उस दिन क्लास में आया नहीं था फर्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट टाइम उसने आके पूछा कि मैम हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो देन आई सेड कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि मेरा ख्याल है कि हर फील्ड में पढ़ाए जाने चाहिए, इस चीज से बियॉन्ड के क्या उसकी एप्लीकेशन है या नहीं। वैसे तो साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है
हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद साइकोलॉजी को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मेंटल हेल्थ के जो है ना वो सब्जेक्ट के तौर पे हर फील्ड में पढ़ाया जाना चाहिए, और आजकल तकरीबन पढ़ाया जा रहा है हर फील्ड में साइकोलॉजी को। इसी तरह से बेटा एक और सब्जेक्ट जो है वो जरूर मेरा ख्याल है कि पढ़ाया जाना चाहिए हर फील्ड में, और वो है हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। और हेल्थ लिटरेसी में बेसिकली हमें बताया जाता है कि क्या मतलब हेल्दी पैटर्न्स हैं और क्या अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, और अगर हम हेल्थ लिटरेसी पे कमांड थोड़ी सी ले लेते हैं ना तो हमारे बहुत से लाइफ के इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं। इवन बहुत से मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ ये नहीं है कि आप कितने ताकतवर हो, हेल्थ ये है कि आप कितने जो हो वो एक्टिव हो, और अपनी एज के लिहाज से, अपनी जेंडर के लिहाज से, अपने एक खास कल्चर के लिहाज से, ठीक है, और मेंटली और फिजिकली आप कितने एक्टिव हो, ठीक है। हेल्थ बेसिकली ये होती है, सही है। जी मैम। और उसके अलावा बेटे अच्छा मैम, ये क्या साइंस थी कि अपना मतलब ग्रुप में खाएंगे तो ज्यादा खाया जाता है, अकेले खाएंगे कम खाया जाता है? अच्छा ये ना आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है जरा। एक दिन आप लोगों ने इफ्तारी अकेले बैठ के करनी है, और एक दिन आप लोगों ने सारे घर वालों के साथ बैठ के करनी है। खैर अकेले करने का तो कॉन्सेप्ट जरा मुश्किल ही है रमजान में, तो रमजान के बाद चले आप एक्सपेरिमेंट कर लें। आपने देखना है कि जब आप अकेले खाते हैं तो आप कम क्यों खाते हो, जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ज्यादा खाने पे मजबूर कर रहे होते हैं। नहीं मैम, ऐसा मैम नहीं होता। देखा देखी खाते वो हैं। तो वो तो हमें पता है कि ग्रुप में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं देखा मैम, देखी ऐसी बेटे, बात तो कोई नहीं है क्या कैसी बात नहीं है। कि जब ग्रुप में बैठे तो सारे ज्यादा खाएंगे जी, और अकेले अच्छा बैठे बेटा तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने अफ्तारी में सिर्फ 2 पकौड़े खाने होते हैं। अब जो जितने मर्जी पकौड़े खाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता, हालांकि सारी फैमिली बैठी होती है। तो ये फिर बात आ जाती है कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कम है तो फिर आप जाहिर है अगर कोई 4 खा रहा है तो फिर आपकी कोशिश होगी अच्छा एक और खा लिया जाए, ठीक है। मैम आई थिंक माहौल डिपेंड करता है कि आपका नहीं, एनवायरनमेंट मेरे कैसा है। मेरे हिसाब से मैम, जब सबके साथ बंदा बैठा होता है ना तो जरा कंट्रोल करके खाते तमीज से। अकेला फिर बंदा जल्दी खा लेता है। नहीं नहीं, अच्छा ये भी वेरी करेगा कि आप किस किस्म के माहौल में बैठे हुए हैं। अगर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यू विल ईट मोर, ठीक है, आप कोई लिहाज नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अपने सीनियर्स के साथ बैठे हुए हो, जैसे आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका बॉस है उसके साथ आप बैठे हुए हो, तो फिर डेफिनेटली आप तो कंट्रोल मैम करोगे। देखें, अब फिर अभी भी तो हमारा ऑनलाइन क्लास चल ही नहीं, तो आपके साथ हम खाना खाते फिर देखते क्या बनता है। मैम मैम सेकंड क्लास के लिए सर वेट कर रहे हैं, तो काइंडली हम लीव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी बेटे, लास्ट क्लास में आपकी इसके बाद कोई क्लास नहीं थी, ऐसा ही है। अभी अभी हसन जियाद साहब की क्लास है, शेड्यूल थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। मैं इसीलिए ना मेरे जहन में था कि शायद इसके बाद कोई क्लास नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोग फ्री थे। तो आई एम सॉरी बेटे कि मैंने थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले लिया, तो कोई बात नहीं डेफिनेटली मैम, आधा सर। घंटा और ले लें आप, ये भी ड्रामे कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और हाँ ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह से